तो आज एक मुद्दा लेके आया हूँ मैं आप सबके सामने। जो बांग्लादेश में रिसेंटली प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन प्रोटेस्ट को एक आइसोलेटेड वे में देखा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना ने पीएम के पद से रिजाइन कर दिया। लेकिन इसके पीछे की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। इन चीज़ों में, इन वायलेंट प्रोटेस्ट में बहुत हद तक यूएसए प्लस इसराइल का हाथ है। तो जो कि मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा कैसे है, और इससे यूएस को क्या फ़ायदा होता है और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है, और इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन प्रोटेस्ट के बाद। वो सब मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो 1971 के जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के वॉर हुए थे, उसमें जो उनके परिवारजन थे, उनके बच्चों को और उनके परिवार वालों को एक रिजर्वेशन दिया गया था 30% का सरकारी नौकरियों में। इस रिजर्वेशन के थ्रू उन्हें सरकारी नौकरियों में कम मार्क्स पर भी भर्ती मिल जाएगी। तो ये जो बिल था वो 2018 में स्क्रैप कर दिया गया था बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, स्टूडेंट्स कर रहे थे प्रोटेस्ट। इसी प्रोटेस्ट को नर्चर किया यूएस वालों ने। यूएस वालों ने नर्चर क्यों किया? क्योंकि यूएस अपनी एक प्रेजेंस बनाना चाहता है बांग्लादेश की टेरिटरी पर। यूएस की गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सीआईए, not CIA directly involved, but US was talking with Bangladesh so that they could get a part of the territory in Bangladesh to counter China. यूएस ने ये चीज़ इंडिया के साथ भी ट्राई करी थी, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था कि हम आपको अपनी टेरिटरी नहीं दे सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। इस चीज़ का इम्प्लीकेशन पिछले साल मणिपुर में भी वायलेंस के रूप में देखने को मिला था, जहाँ पे शायद यूएसए का हाथ रहा था, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था। अब यूएसए को सिर्फ बांग्लादेश ही क्यों चाहिए? क्योंकि नेपाल में चाइना का प्रेजेंस है, तो यूएस का वहाँ पे हाथ नहीं बढ़ता है। भूटान हमेशा से न्यूट्रल रहा है। इसलिए बचते हैं म्यांमार और बांग्लादेश। इन दो जगहों पे ही यूएस अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है, और एक ईस्ट तैमूर जैसा देश जो कि एक क्रिश्चियन टेरिटरी है, वो बांग्लादेश की टेरिटरी में से काट के क्रिश्चियन टेरिटरी बनाना चाहता है, ताकि वो अमेरिका चाइना की गतिविधियों पर नजर रख सके, साउथ चाइना सी में जो चाइना की डोमिनेंस है उसको काउंटर कर सके, और चाइना का जो एम है सुपर पावर बनने का, उसको फुलफिल होने से कहीं ना कहीं रोक सके। तो पहले बांग्लादेश से ट्राई किया गया था यूएस द्वारा कि आप हमें टेरिटरी दे दीजिए। बांग्लादेश वालों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने बांग्लादेश को एक और ऑफर दिया कि अच्छा, अगर आप टेरिटरी नहीं दे सकते, आप क्वाड का पार्ट बन जाइए, हम उसमें आपको एक एलिट स्टेटस देंगे। अब बांग्लादेश जैसी छोटी टेरिटरी को यूएस इतनी बड़ी गद्दी पे बिठाएगा, तो ये बात किसी को पच नहीं रही थी। तो बांग्लादेश ये बात समझ गया कि कहीं ना कहीं इसमें लोचा है, तो बांग्लादेश ने इससे भी मना कर दिया। फिर यूएस ने रिवेंज लेने के लिए बांग्लादेश के जो स्टूडेंट की वीज़ा रजीम थी, उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया, और स्टूडेंट्स की आने जाने की प्रक्रिया को काफ़ी बदल दिया, उनका प्रोसेस। ये चीज़ उन्होंने सिर्फ उनसे रिवेंज लेने के लिए की। एक नए प्रोसेस में यूएस वालों ने एक नया एजेंडा चलाया है, जिसमें वो लोग कुकी प्रोविंस, जो कि चिटागोंग प्लेटू के पास कुकी प्रोविंस है, वहाँ के लोगों को, जो कि क्रिश्चियंस हैं, कुकीज कुकीज एक ट्रैब का नाम है जो कि जनरली क्रिश्चियंस होते हैं। वहाँ के क्रिश्चियंस को ये लोग सबवर्ट करके उनका सैबोटाज करते हैं। वो कैसे करते हैं कि यूएस वाले अपनी मिशनरीज भेजते हैं, क्रिश्चियंस भेजते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप क्रिश्चियन धर्म के ऐसे प्रिंसिपल्स अपनाइए और क्रिश्चियन धर्म हमारे हिसाब से फॉलो करिए। इस पॉलिसी में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कहते हैं कि भाई, आप क्रिश्चियन होके बाकी लोगों को समझाइए कि क्रिश्चियन धर्म बहुत अच्छा है। वहाँ की माइनॉरिटीज जैसे हिंदू और कुछ मुस्लिम्स को भी ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का ऑफर देते हैं। ये यूएस इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएस ने पहले बांग्लादेश से मांग की थी कि हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो, लेकिन बांग्लादेश ने मना कर दिया था। अब नया गेम यूएस क्या खेल रहा है कि जो कुकी नेशनल आर्मी है, उसका जो हेड है पीएस हाउके, उसको भेजा, और उसने एक नया गेम ये खेला। सीआईए के कहने पर, सीआईए जो कि एजेंसी है अमेरिका की, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके कहने पे इनडायरेक्टली ये गेम खेला खेला कि
इसने जो क्रिश्चियंस थे उनको बोला कि हम लोग यहूदी हैं। अब जो कुकी चेन के क्रिश्चियंस थे, वो हमेशा से कुछ अपने प्रिंसिपल्स अपनाते थे, जैसे कि उनके कुछ ट्रेडिशंस होते थे, फॉलो करते थे रीति रिवाज, जैसे कि अपनी सर को काट के अपने सर की बलि देना। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो अपनी बॉडी का कुछ पार्ट काट के उसको एज अ बलि देते थे। तो पीएस हॉकिब ने लोगों को जाके बोला कि हम लोग यहूदी हैं, हम लोग तो बस घूमने आए थे चिटेगोंग प्लेटू, और धीरे धीरे हमारे लोग यहाँ बस गए। ओरिजिनली हम इसराइल को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे इसराइल का इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो पीएस हॉकिब ने इजरायली गवर्नमेंट यानी कि नेतन्याहू को लेटर्स भी लिखे कि हम ओरिजिनली जो यहाँ के क्रिश्चियंस है वो इसराइल का पार्ट है, तो हमें एक अपना वापस अपना हिस्सा बना लीजिए। ये इन्होंने इसलिए किया ताकि क्रिश्चियंस की डोमिनेंसी यहाँ पे बन जाए, और क्रिश्चियंस अपना अलग से टुकड़ा देश मांग सके, ताकि यूएस का उस पर इनडायरेक्टली रोल आ जाए और वो चाइना को काउंटर कर सके, चाइना की गतिविधियों पे नजर रख सके। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे करी है कि जो रोहिंग्यास मुस्लिम है, रोहिंग्यास मुस्लिम को, तो रोहिंग्यास मुस्लिम जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के कंट्रोल में आते हैं इनडायरेक्टली, तो उनका यूज करके यूएस ने बोला कि कुकी ट्राइब वाले लोग और रोहिंग्यास मुस्लिम्स लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, और आप रोहिंग्यास मुस्लिम्स के लिए कुकी वाले हेल्प करके एक कैलिफेट विलेज बनाएंगे, छोटे छोटे कैलिफेट विलेज। वो कैलिफेट विलेज मोस्टली रोहिंग्यास मुस्लिम्स के लिए होंगे, लेकिन इन कैलिफेट विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो क्रिश्चियंस करेंगे। यानी कि क्रिश्चियंस हुए इजरायली, क्योंकि वो लोग ओरिजिनली अपने आप को इसराइल का पार्ट बताते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली इसराइल के पास जाएगा। और रहेंगे कौन? कुकी, तो सॉरी, रोहिंग्यास। तो ये लोग कहते थे कि आप अभी कैलिफेट विलेज बनाइए, धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपना डोमिनेंस यूज बनाइए, बाद में ये कैलिफेट विलेज आप तोड़ दीजिएगा और यहाँ पे क्रिश्चियंस का डोमिनेंस हो जाएगा, और वो टेरिटरी हम अलग कर लेंगे, बांग्लादेश से तोड़ देंगे, और फिर वहां पे यूएस का इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाएगा। तो ये नीति थी यूएस की अब तक। इस नीति में उल हिंदी जमात उल अंसर फिल हिंदी अल शर्किया नाम की आईएसआई की जो एक संस्था है वो इन्वॉल्व है, जो कि ये छोटे छोटे कैलिफेट विलेजेस बनाने का काम करती है। साथ ही साथ जो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने अपना रेजिग्नेशन दिया, उससे पहले 30 मई 2024 को डोनाल्ड लू, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ यूएस है, वो बांग्लादेश आया था। उसने कुछ प्लानिंग करी, उस प्लानिंग के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना रिजाइन करती हैं। इसका ये सीधा सीधा इम्प्लीकेशंस है कि शेख हसीना को पता था शायद कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है, किस तरह का प्रेशर है, और प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है, वो जानती थी, इसलिए उनको रेजिग्नेशन देना आती आती है कि यूएस को अपना प्रेजेंस बनाना क्यों है इस जगह पर, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश के काफी सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी हुए थे, दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे जा रहे थे, दोनों इकोनॉमिकली भी बहुत ग्रो कर रहे थे। और चाइना वालों ने एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया था, जिसमें कि चाइना के बच्चों को वो लोग बांग्लादेश की भाषा सिखा रहे थे, और बांग्लादेश में मैंडरिन, जो कि चाइना की नेशनल लैंग्वेज है, उसको सिखाने का प्रावधान चल रहा था। इसको देखते हुए यूएस को डर लगा कि कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश पे बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, जो कि यूएस के लिए एक सुपर पावर है यूएस, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हितकारी नहीं होता। तो इसलिए यूएस को अपना प्रेजेंस कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी में बनाना ही है। उसके लिए उसने इनडायरेक्टली यूज किया जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी का, बीएनपी, और जमात इस्लामी का, इन दो का यूज करके इन्होंने, जो कि आर्मी का यूज किया। इसलिए अब जो डायरेक्टली कंट्रोल होगा वो आर्मी का होगा, किस पे? बांग्लादेश की सरकार पे। तो बांग्लादेश की आर्मी 3 जगहों में बटी हुई है। एक वो है जो कि भारत को सपोर्ट करती है, एक वो थी जो चाइना को सपोर्ट करती थी, तीसरी जो टाइप ऑफ आर्मी के ग्रुप थे वो रेडिकल थे, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। पाकिस्तान को सपोर्ट यानी कि 1970 वॉर में जो कि पाकिस्तान की साइड वाले थे वो उनको सपोर्ट करते थे। तो बीएनपी और जमात इस्लामी ने क्या ऑफर दिया कि जो चाइना को सपोर्ट करते हैं और जो पाकिस्तान को पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं, उस टाइप की आर्मी को इन्होंने बोला कि आपको हम और ज्यादा पैसे देंगे, यूएस से दिलवाएंगे, आप हमारी साइड आ जाइए।
तो अब आर्मी के 3 की बजाय 2 टाइप होगा, एक जो भारत को सपोर्ट करती है, एक जो भारत को सपोर्ट नहीं करती है। तो इसका यूज़ करके इनडायरेक्टली आर्मी का कंट्रोल होगा। इंटरिम गवर्नमेंट के नाम पे मोहम्मद यूनुस, जो कि वहाँ के अब इंटरिम चीज़ें सँभालेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट की तरह एक्ट करेंगे जब तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होने इतने पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हाल ही जनवरी 2024 में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं। अब इसके 3 इम्प्लीकेशन निकलते हैं कि बांग्लादेश में आईएसआई का फ्री रन होगा, आईएसआई के ऑपरेशंस और कैंप फिर से वापस बांग्लादेश में इवॉल्व होंगे। दूसरी चीज़, बांग्लादेश में आर्मी का कंट्रोल रहेगा। अब इंडिया में क्या-क्या इसके इम्प्लीकेशंस है वो देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे आईएसआई के लिए नया एक फ्रंट खुल गया है कि अब आईएसआई वाले नॉर्थ ईस्ट में इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने नए-नए ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। भारत के लिए पहले से ही 2 चुनौतियाँ थी, 2 फ्रंट खुले हुए थे। आईएसआई वाले पहले जम्मू कश्मीर में कुछ पिछले महीनों से हरकतें करते हुए आए हैं, गतिविधि हो रही हैं। दूसरा फ्रंट लद्दाख में खुला हुआ था, जहाँ पे चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से है ही। और तीसरा फ्रंट अब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का यूज़ करके, जो कि अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा, वो फ्रंट खोल दिया है। तो आईएसआई के ऑपरेशंस यहाँ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपको आपको हो सकता है आगे आने वाले महीनों में मणिपुर में फिर से उस सिविल वॉर की सिचुएशन भी देखी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे कुकी ट्राइब वहाँ पे इन्वॉल्व है। और बाकी वहाँ पे रेडिकलाइजेशन भी फैलाया जा सकता है, सबवर्जन सैबोटाज की समस्या बिल्कुल आ सकती है। तरीका यूज करके यूएस एक जोगम नाम का देश बना लेगा। जोगम यानी कि एक जू ट्राइब और कुकी ट्राइब का मिक्सचर बोला जाएगा। इस जोगम देश से ये लोग, जो पिछले बहुत सालों से यूएस वाले लाओस, कंबोडिया और म्यांमार में करते आए हैं, जो कि है ड्रग सप्लाई का बिजनेस। बिजनेस यानी कि गेम, कि पहले यहाँ की पॉपुलेशंस को इतना डिप्रेस कर दो, प्रोटेस्ट कराओ, वहाँ की जनता हार जाए मन से भी और हर चीज़ से, तो उनको रिहेबिलिटेशन के नाम पे ड्रग्स का सप्लाई करो, ताकि ड्रग्स से वो लोग शांत हो जाएं और उनकी धीरे धीरे इनडायरेक्टली यूएस की इन्वॉल्व बढ़े। यही चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पे अपनी एयर अमेरिका बना रखी है। एयर अमेरिका, जो कि एक कमर्शियल एयरलाइन है, जो इनडायरेक्टली अमेरिका की इंटेलिजेंस चलाती है। ये लोग क्या करते हैं कि लाओस लाओस कंबोडिया वगैरह में ड्रग सप्लाई का गेम, जो कि ईरान और अफगानिस्तान तक जाता है, यहाँ तक इनका सप्लाई चेन फैलता है। इससे ये लोग यहाँ के लोगों को सबवर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली अपना प्रेजेंस बनाते हैं, जो कि यूएस बहुत टाइम से साउथ ईस्ट एशिया में करती हुई आई है। इंडोनेशिया और इन सब के रीजन्स को इन्वॉल्व करके पहले इन्होंने ईस्ट तैमूर बनाया, अब ये बांग्लादेश में ही सेम चीज़ करना चाहते हैं। तो ये था इसका इम्प्लीकेशंस। आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग देखेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जा सकता है ड्रग का इम्प्लीकेशंस। तो लेट्स सी क्या होता है। ये थी इसके पीछे की पूरी कहानी। होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।